सरिस्का बाघों की नई नर्सरी के रूप में तेजी से उभर कर सामने आया है। यहाँ पिछले 3 महीने में 4 बाघिनों ने 13 शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का में एक गांव विस्थापन, नए ग्रासलैंड विकसित करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट के चलते ये संभव हो पाया है। अब तो अलवर से ही देश और प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में देश और प्रदेश में वन और पर्यावरण की दिशा में नवाचार भी देखने को मिलेंगे। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में जिस तरह से बाघ पुनर्वास का कार्यक्रम चला और जिस संजीदगी से चला, उसका नतीजा ये है कि यह सरिस्का आज बाघों की नर्सरी बन गया। उसी सरिस्का की धरती से आने वाले वन मंत्री संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई। जिस तरह से सरिस्का में बाघ पुनर्वास का एक दौर चला, उसमें जिस तरह से तेजी है, सीधा कारण हो सकता है क्योंकि गाँव का विस्थापन वहाँ से इस तरह से प्रक्रिया चली, ग्रासलैंड विकसित किए गए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम हो। किस रूप में इसको देखते हैं और क्या उम्मीद लगाता है सरिस्का? सरिस्का में जिस प्रकार से पिछले 4 महीने में हमको 13 शावक मिले हैं, निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी वन अधिकारियों को जो सरिस्का वन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे वन रक्षक तो नीचे स्तर का कर्मचारी जिस प्रकार की मॉनिटरिंग वो वहाँ रह के कर रहा है और जिस प्रकार से वन्य जीव की सुरक्षा कर रहा है और किसानों के हितों की रक्षा भी कर रहा है, उसके लिए मैं हमारे सभी वन अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि पदभार ग्रहण करने के बाद जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक सीधा संदेश दिया गया कि जंगल में रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा हो और जंगल के आसपास या वन्य क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामवासी विस्थापित होना चाहते हैं, जो भी रह रहे हैं, उनके हितों की रक्षा की जाए। उसको लेकर के जिस प्रकार से वन विभाग ने काम किया, उसी का परिणाम है कि आज सरिस्का में बहुत तेज़ गति से हमारे जो टाइगर है उसकी आबादी बढ़ रही है। और ये खुशी केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की खुशी है कि राजस्थान में जिस प्रकार से टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, एक सुखद परिणाम है और पूरे देश में और विशेष रूप से राजस्थान की जनता में बड़ी खुशी है। संजय जी, सवाल ये था कि सरिस्का को लेकर के चूँकि बाघों की आबादी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर उनमें इलाके को लेकर उनके प्रभुत्व को स्थापित करने के आपस में जंग भी हो रही है। किस तरह से बाघों की बढ़ती आबादी से संतुलन बनाएं? और चूंकि एक पुनर्वास का कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है और हम इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करते हैं कि हमें एमपी से लाना है कि हम उत्तराखंड से हमको मंजूरी मिली, हमको महाराष्ट्र लाना है, उसमें जीन पूल भी एक सुदृढ़ हो और इनमें किसी तरह की कोई टेरिटोरियल फाइट ना हो। इस मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह की योजना पर काम चल रहा है, ये करेंगे? देखिए, 2004 में सरिस्का में टाइगर 0 हो गई थी, संख्या 0 थी और 2008 में सवाई माधोपुर से बीना 1 और बीना 2 को ला करके वहाँ पर पुनर्वास का काम किया गया था और धीरे धीरे उसके परिवार में विस्तार हुआ। और ये ठीक है कि जब टाइगर की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपस में टकराव भी होता है, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि सरिस्का का जो वन्य क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, रणथंभौर के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। रणथंभौर में टाइगर की संख्या ज़्यादा है लेकिन वन्य क्षेत्र कम है और सरिस्का में टाइगर की संख्या कम है लेकिन वन्य क्षेत्र ज़्यादा है। तो अभी तक ऐसी परिस्थिति सरिस्का के अंदर तो अभी तक आई नहीं, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने अन्य राज्यों से टाइगर लाने की बात करी है, मैं जब से मैंने मंत्री पद संभाला है, मैं प्रयासरत हूँ कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड वहाँ से हमको टाइगर मिले, टाइगर्स मिले। उसको लेकर के महाराष्ट्र के माननीय वन मंत्री से मेरी बात हुई है और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार उन तीनों राज्य सरकार के जो अधिकारी उनके संपर्क में हैं और जीन पूल की जो समस्या हमारे यहाँ है उसको दूर करने के लिए हम टाइगर्स की संख्या ज़्यादा लाएंगे, बेल टाइगर भी लाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि रणथंभौर हो, सरिस्का हो, मुकुंदरा हो, जो भी हमारे वन्य क्षेत्र में जब इन टाइगरों को लाके वहाँ छोड़ा जाएगा तो जीन पूल की समस्या से हमको निजात मिलेगा और जो बीमारियाँ इस कारण से हमारे टाइगर्स में होती हैं उससे भी हमको निजात मिलेगा और टाइगर की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। संजय जी, अब तो चूंकि अलवर की धरती से केंद्र के वन और पर्यावरण मंत्री भी वहीं से हैं, आप भी वहीं से हैं, ये जो एक डबल इंजन की सरकार वाली बात करें या एक दोहरा लाभ जो अलवर को राजस्थान को मिलने जा रहा है, क्या लगता है कि अब चूंकि एनटीसीए के मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो राजस्थान कर रहे थे IAFS, 2 IAFS 2 IAS आपके पास राजस्थान कर रहे थे ऑलरेडी वहाँ पर वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंदर। अब किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए राजस्थान को कि वन और पर्यावरण के लेकर के किस तरह के सुधार होंगे, किस तरह के नवाचार, कौन सी योजनाएं जो आ सकते हैं? सर, इसका एलिवेटेड रोड बहुत लंबे समय से वो प्रोजेक्ट अटका हुआ, उसको किस तरह से होना है? पांडुपोल जो जाने वाले जो
श्रद्धालु थे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी है, क्या इन सबको लेकर उम्मीद करें पूरा राजस्थान के अब तो हाँ दो मंत्री एक ही जगह से हैं और दोनों एक ही महकमे में हैं, किस तरह से रहेगी? देखिए, एक सुखद सहयोग है कि राजस्थान के वन मंत्री जो मैं स्वयं हूँ और वो अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के माननीय वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हैं, वो अलवर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सुखद सहयोग है और अच्छी बात भी है, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा सहयोग है ये। और मुझे आने वाले समय में जो हमारी संभावना है, विशेष रूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ सिरस्ता की यदि मैं बात करूँ, तो वहाँ एलिवेटेड रोड का काम लंबित है। आचार संहिता के कारण उस काम में थोड़ी शिथिलता आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आचार संहिता हट चुकी है, आने वाले समय में हमें भारत सरकार से एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी। पांडुपोल एक ऐसा तीर्थ है जो पांडवकालीन में उसमें सभ्यता दिखती है। भगवान हनुमान श्री वहाँ विराजमान है और एक बहुत सिद्ध स्थान है। भरतरीनाथ का एक बहुत सिद्ध स्थान है जहाँ पर पूरे देश भर के श्रद्धालु आते हैं, चाहे पांडुपुर, चाहे भरतरी जी का स्थान हो, चाहे नीलकंठ महादेव का स्थान हो। वो भी ऐसी मान्यता है कि पांडवों द्वारा ही स्थापित वो शिव मंदिर है। तो मेरा ये मानना है कि वन्य क्षेत्र में जहाँ एक और पर्यटक की व्यवस्था में भी सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु धार्मिक लोग आके दर्शन भी कर सकेंगे। उसके लिए एलिवेटेड रोड का जो मापदंड है, सरिस्का जंगल सुरक्षित है, बाहर की बाहर जो नहीं जाना चाहते वो निकल जाए। दूसरा, सिलीगुड़ी बांध से लेकर के पांडुपोल तक के लिए और एक भरतरी धाम से लेकर के पांडुपोल तक के लिए अंडरग्राउंड टनल की व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है। साथ ही साथ सिलीगुड़ी बांध से लेकर के पांडुपोल तक के लिए सड़क, जिस प्रकार से रणथंभौर में गणेश जी का दर्शन करने जाते हैं, एक रोप वे, 3 उस पर वन विभाग काम कर रहा है। इन तीनों में से एक पर जिस पे भी राज्य सरकार और भारत सरकार की सहमति मिलेगी, बजट मिलेगा, वो सौगात विशेष रूप से सिरस्का के आसपास जो पूरे देश की जनता को जो सिरस्का में आना चाहते हैं और धार्मिक आस्था से आते हैं उनको मिलने वाली है। उसके साथ साथ हम प्रयास ये कर रहे हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करें, इसलिए ई बस और 5 सीटर छोटी गाड़ियों को ई बस जो गाड़ी होती है उसका प्रावधान करने के लिए वन विभाग आगे कदम बढ़ा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सिरस्का वन्य क्षेत्र जहाँ एक और देश के मानचित्र पर स्थापित है टाइगर के रूप में, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चाहे रणथंभौर हो, चाहे सिरस्का हो, चाहे मुकुंदरा हो, और आने वाले समय में जो राजस्थान की जनता को एक सौगात कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में मिलने जा रही है, उस सब जगह जहाँ टाइगर है वो पूरे देश नहीं अपितु विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो। उसके माध्यम से जहाँ पर्यटन में हमको फ़ायदा मिलेगा, पर्यटक आएंगे और राजस्थान में नए रोजगार की संभावनाओं को भी हम उजागर कर सकेंगे, तय कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। देखिए, संजय शर्मा जी और भूपेंद्र यादव दोनों का अलवर से लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व और दोनों का एक ही महकमे में जो जिस तरह का सहयोग है वन और पर्यावरण का, निश्चित तौर पर इससे न केवल सरिस्का बल्कि पूरे राजस्थान के चाहे टाइगर रिजर्व हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो, या पूरा वन और पर्यावरण क्षेत्र की बात करें, जलवायु परिवर्तन विभाग की बात करें, तो उसमें काफ़ी सारे नवाचार होना तय है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो जिस तरह का सहयोग बना है, सुखद सहयोग बना है, इससे राजस्थान वन और पर्यावरण के क्षेत्र में देश में एक नई इमारत दिखेगी। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल।